नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। अब देखिए, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, मतलब दोनों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी के और आकाश शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अब इसके बाद जो स्थिति वहां बन रही है, अलग अलग भाव जो है वो उभर कर आ रहे हैं पार्टियों से, दलों से, नेताओं के। कुछ कहा जाए कि कुछ के भाव इतने ज़्यादा मर्म से भरे हुए हैं, शायरी में बात हो रही है, कविताओं में बात हो रही है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। कहीं कर्ण की बात हो रही है कि भाई कर्ण तो उतरा था रथ का पहिया निकालने, वध कर दिया गया, लेकिन अब उसकी जगह दूसरे पात्र आ गए हैं। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे लगता है कि जो आस लगाए बैठे थे उनके मन में कितना एक क्षोभ बना हुआ है, एक प्रकार की हताशा का भाव है, एक नैराश्य भाव है। कुल मिलाकर ये अगर तात्कालिक है, इस पर नियंत्रण संभव है, अभी जल्द ही इन्हें समायोजित किया जा सकता है साथ बिठाकर, तब तो ठीक है। नहीं तो आने वाले दिनों में ये चुनाव ऐसा हो जाएगा कि कांग्रेस को दो मोर्चों पर चुनाव लड़ना होगा। एक तो इन लोगों से जो कि ये मंशा जाहिर कर रहे हैं, ये सिर्फ 2 लोग ही या 4 लोग ही नहीं है साहब, इनके साथ बड़ी संख्या में इनके समर्थक हैं। मैं देख रहा था उनके जो कमेंट्स आ रहे थे, वो जो बातें कह रहे थे, बहुत सी ऐसी बातें हो रही थी कि आपने योग्य को छोड़कर किसी और को आपने टिकट दे दिया, योग्य का आपने अधिकार छीना। चलिए, दोनों पार्टियों, कुछ पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ जो स्थिति है वो दूसरे तरह की है, लेकिन ये जो बातें हैं, जो खुलकर बयान सामने आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। इस पर आज हम चर्चा कर लेंगे आप सभी के साथ। पहले देख लीजिए हमारी एक रिपोर्ट। आज बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने नामांकन दाखिल किया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कल जोर शोर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसको लेकर आज कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता और भी कठिन हो गया है। बैठक में कई दावेदार और पार्षद नदारद नजर आए। बताया जा रहा है कि जिला कांग्रेस रायपुर की बैठक में आकाश शर्मा के समर्थन में कई नेता नहीं पहुंचे, जिनमें प्रमुख टिकट दावेदार प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल शामिल हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी साफ जाहिर की है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह तो घर की बात है और थोड़ी तकलीफ होती रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी नाराजगी को मिलकर दूर किया जाएगा। मैंने कहा कि कोई नाराज नहीं है, घर में घर की बात है, घर में अगर कोई चीज होती है तो स्वाभाविक सा है घर का मुखिया के सामने नाराजगी व्यक्त करना। लेकिन यह है कि शुरू से जितने भी टिकट दावेदारों ने स्पष्ट कहा कि पार्टी जिसको भी टिकट दे दे, सब लोग मिलकर काम करेंगे और सब एकजुटता साथ काम करेंगे, कहीं भी कोई ऐसा स्थिति नहीं है। कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी के बीच बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पार्टी खुद 5 गुटों में बटी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि पहले यह तय किया जाए कि प्रत्याशी बाबा की कांग्रेस का है, काका की कांग्रेस का है या भैया की कांग्रेस का है। उनका कहना था कि जनता को प्रत्याशी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनका दक्षिण के विकास या समस्याओं के समाधान में कोई योगदान नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस अभी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस को टिकट मिली है कि दीपक बैज कांग्रेस को टिकट मिली है कि चरणदास महंत कांग्रेस को टिकट मिली है कि टीएस बाबा कांग्रेस को टिकट मिली है कि मोहन मरकाम की कांग्रेस को टिकट मिली है। पहले ये तय हो जाए और उसके बाद में फिर प्रत्याशी के साथ में कौन होगा कौन नहीं होगा वो बाद में तय। बहरहाल कांग्रेस में नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं होगी। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस लगातार उपचुनाव जीतने का सिलसिला जारी रख पाएगी। वहीं सुनील सोनी क्या बीजेपी के गढ़ को बरकरार रख पाएंगे? यह सब 23 नवंबर को जनादेश के रूप में सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़ प्लस, रायपुर।
तो जैसा देखा बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि किस कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आकाश शर्मा। ठीक है, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिस पर कि आप सभी से मैं चर्चा कर लेता हूं। पहले परिचय करवा दूं आप सभी मेहमानों का। वासु शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी, आपका स्वागत है। शादिक अली हैं, शादिक अली जी स्वागत है आपका, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष वोरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं, शादिक अली जी। प्रमोद दुबे जी ने इतिहास के मर्म को छुआ है, दोहराया है कि कर्ण का वध हो गया, खुद को कर्ण बताया है। कर्ण का वध हुआ तब जब वो पहिया निकालने उतरा हुआ था, उनकी जगह नए पात्र हैं। हालांकि उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की, कहा टिकट के लिए खूब लड़ा, अब प्रत्याशी के लिए लड़ेंगे। कन्हैया अग्रवाल भी और कहते हैं, आगे बढ़कर कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जानते होंगे, प्रसिद्ध कवि रहे हैं वाहिद अली वाहिद, उनकी ये कुछ पंक्तियाँ हैं, उनकी कविताओं में से निकली कुछ पंक्तियाँ हैं। कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। उसमें से कुछ लाइनें उन्होंने निकाली है अपने हिसाब से। और जब अपने हिसाब से, मैंने पूरी कविता मतलब कविता का वो अंश बताया, आगे भी है, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तेरे मेरे दिल में ताला, राम करे यह ताला जाए, वाहिद दीप जले घर पर तो मंदिर तलक उजाला जाए। मतलब पूरी कविता है वाहिद अली वाहिद की, उसमें से उन्होंने कुछ पंक्तियां निकाली हैं। और जब आदमी एक कविता से कुछ पंक्तियां चुनता है तब उसका वो मनोभाव दिखता है कि उस पूरी कविता से उन्होंने किन पंक्तियों को चुना है, क्योंकि इस कविता में अलग अलग भाव देने वाली पंक्तियां हैं, लाइनें हैं। तो उन्होंने जो पंक्तियां 4 चुनी हैं वो तो यही बताते हैं कि कब तक द्वंद्व पाला जाए, कब तक युद्ध टाला जाए। मतलब आर पार के मूड में है क्या युद्ध करने के? समर्थक भी यही कह रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है ये सब? शादिक जी। संजय भैया नमस्कार। जी नमस्कार। वासु जी नमस्कार। देखिए, ये 4 लाइन आपने जो निकाला है, और यही बात कन्हैया अग्रवाल जी ने भी 4 लाइन बड़ा शानदार लाइन जो ढूंढ के उन्होंने निकाला है, ये पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र को बयां करता है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, मतलब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसमें देखिए कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत टिकट बांटने वाली पार्टी है, किसी के जिद के आगे वो पार्टी नहीं देती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बृजमोहन अग्रवाल जी के जिद को महत्व दिया गया है, उस विषय पर खैर बाद में आऊंगा, पहले इन 4 लाइनों की बात कर जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, निश्चित ही वो दावेदार थे और उन्होंने सकारात्मक ढंग से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। युद्ध कहां तक टाला जाए, मतलब अब भारतीय जनता पार्टी से युद्ध की बारी आ गई है भाई, निर्णायक युद्ध की बारी। तू भी है राणा का वंशज, मतलब उन्होंने एक युवा को किस तरीके से प्रोत्साहित किया है कि आप युवा हो और फेंक जहां तक भाला जाए। मतलब आप जितनी शानदार तरीके से चुनाव लड़ो और दक्षिण के किला को हमको पता मिल जाएगी। इन 4 लाइनों का मतलब यही होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल इस बात का मतलब बेमतलब ढूंढ रहे हैं। इनके लिए बृजमोहन अग्रवाल जी का एक लाइन मैं भी आपको याद दिला दूं संजय भैया, अब कैसे चराग क्या चरागा जब सारा वजूद जल रहा है। इसमें मैं बाद में आऊंगा। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी में, 19 वार्ड है और 19 वार्ड में 11 पार्षद हमारे कांग्रेस से चुन के आए हुए हैं। 258 बूथ है वहां पर, सॉरी 254 बूथ है। इनमें एक तरीके से जिला, इसके अलावा प्रदेश, इसके अलावा केंद्रीय, ये 3 तरीके का एक सर्वे की टीम होती है जो बूथों में जा करके वहां के कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करती है और फिर उसके बाद में एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत वहां पर एक पैनल बनता है। 17-18 लोगों की दावेदारी थी और 3 प्रमुख नाम तय किए गए, जिसमें हमारे 3 नाम जैसे कि प्रमोद दुबे जी के हो गए, कन्हैया अग्रवाल जी के हो गए, आकाश शर्मा जी के हो गए। जहां तक प्रमोद दुबे जी का सवाल है तो उन्होंने पार्टी के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाया है, पार्षद रहे, सभापति रहे और बहुत सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया है। कन्हैया अग्रवाल जी अब वर्तमान में महामंत्री हैं और उन्होंने भी दक्षिण विधानसभा चुनाव को लड़ा है और बहुत शानदार तरीके से वो चुनाव हुआ था, बहुत कम मार्जिन से वो जीते हैं। स्वाभाविक दावेदारी थी, एक सकारात्मक दावेदारों की एक कतार थी। आला कमान यहाँ पर किसी तरीके का अधिनायकवाद नहीं चलता, यहाँ 2 लोगों की नहीं चलती है साहब। यहाँ पर एक
लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, नामों को बकायदा पैनल बना करके दिल्ली हाईकमान भेजा जाता है, और उस हाईकमान को भेजने के पहले जैसे यहाँ नेता प्रतिपक्ष श्री नहीं, चरणदास मैं महंत जी समझ की गया हूँ राय में, सादिक जी, मैं समझ गया हूँ, ये पूरी प्रक्रिया होती है। मैं विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि किस तरीके पर स्क्रीनिंग होती है, कहाँ कहाँ से सर्वे होते हैं, रिपोर्ट आती हैं। लेकिन आपने एक बढ़िया एक कमाल किया आपने कि जो उन्होंने लिखा था कन्हैया अग्रवाल ने, उसकी व्याख्या आपने बहुत ज़बरदस्त की है कि उन्होंने जिस भाव से लिखा है, जो नैराश्य उनके मन में था, क्योंकि कुछ लोगों से उनकी बात हो भी रही थी, तब वो उन्होंने जो लिखी थी बातें उसको आपने अपने पक्ष में बताई। ठीक है, खूबी है आपकी। वासु जी, जैसा कि सादिक जी कह रहे थे, पहले तो ये बताइए कि जो सादिक जी कह रहे हैं, कन्हैया अग्रवाल जी की उन्हीं 4 लाइनों की व्याख्या मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि सादिक जी ने व्याख्या की। देखिए, व्याख्याकार महत्वपूर्ण होता है, लिखा क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, व्याख्याकार हमेशा महत्वपूर्ण होता है। वो जैसी व्याख्या कर दे और जैसा समझा ले, जैसा मानस बना दे, वो महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अब आप इसकी व्याख्या कर लीजिए इन 4 लाइनों की, और दूसरा जवाब दीजिएगा, जिद को महत्व दिया जाता है क्या भाजपा में? सादिक जी ने पूछा। देखिए संजय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब उनका तो बात अपने पक्ष में कहेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता जो कह रहे हैं जी, वो जनता समझ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं, युद्ध कहां तक टाला जाए। वो कहना चाह रहे हैं कि अब बस बहुत मेरे साथ नाइंसाफी हो गई कि भाई मैं इतने समय से पार्टी का काम कर रहा हूं, दक्षिण विधानसभा से लगातार सक्रिय होने के बावजूद भी मेरे को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस कारण उसके भाव से वो लिखे हैं। जहां तक संजय जी, मैंने आज दूसरे पॉइंट पे निकाला है, और कर्ण वाली बात आज बहुत चल रही है चर्चाओं में। प्रमोद दुबे जी, तो प्रमोद दुबे जी ने अपने दुख को सोशल मीडिया पे जारी किया है, सोशल मीडिया में बताया है। वो खुद को महाभारत का कर्ण बता रहे हैं, लेकिन महाभारत में तो एक ही कर्ण था संजय जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ना जाने कितने कर्ण हैं, जिसकी शहादत कांग्रेस पार्टी ले रही है। कर्ण तक तो बात ठीक है संजय जी, कर्ण तक तो बात ठीक है, लेकिन बिना विभीषण के युद्ध हारा नहीं जाता, बिना विभीषण के युद्ध को हराया नहीं जा सकता। ये कांग्रेस पार्टी को देखना है कि विभीषण कितने कांग्रेस पार्टी के अंदर है, इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को पहली करनी पड़ेगी, तब जाके ये चुनाव में उतरेंगे। जहां तक इनके प्रत्याशी का सवाल है, आकाश शर्मा जी निश्चित रूप से युवा कांग्रेस है, युवा नेता है, लेकिन मैं संजय जी, मैं जहां तक सोच पाता हूं और मेरी जहां तक समझ है, मैं इतना जानता हूं कि पार्टी आपको नेता बना सकती है, लेकिन जन नेता जनता बनाती है। जनता के जिसके बीच में सरोकार होता है, जनता के लिए जो काम करता है, उसको जन नेता कहा जाता है। और मुझे नहीं लगता कि आकाश शर्मा जी इससे पहले कोई चुनाव लड़े होंगे। जनता के बीच में उनकी क्या पैठ है वो तो समय बताएगा। और यही हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी की बात आप कर लेंगे तो वो पार्षद से लेके महापौर और सांसद से लेके सारे चीजों में अपने आप को दिखा सकते हैं कि जनता के बीच में उनकी क्या सरोकार है। जहां भी चुनाव लड़े वो जीत के आए। और रही बात दक्षिण विधानसभा की, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी नेतृत्व कर रहे हैं। और आप जहां जीत की बात करते हैं संजय जी, आपने कहा जीत, कल तक यही कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता घूम घूम के कह रहे थे बृजमोहन अग्रवाल को तो किनारे कर दिया, बृजमोहन अग्रवाल की पार्टी सुनती नहीं है। आप ये कह रहे कि बृजमोहन के जीत के आगे टिकट दिया गया। तो दोनों बातों में कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड झलकता है। पहले आप एक तरफ हो जाइए, या तो बृजमोहन अग्रवाल जी की चलती है या तो नहीं चलती, पहले ये दोनों में से एक चीज क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। हमारे पार्टी में हमारा शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है, उसके बाद चाहे वो कोई भी नेता हो, उस कमल के छाप के पीछे लग जाता है। छोटे बूथ का अध्यक्ष क्यों ना हो, वो केंद्र का मंत्री हो, चाहे प्रदेश का मंत्री हो, कोई भी हो, वो पार्टी के साथ जुड़ के काम करने वाला नेता होता है। हम पार्टी से ऊपर नहीं होते। आपके यहाँ के टाइप का हाल नहीं होता भैया कि आज मीटिंग में नहीं पहुंचे, जरा जरा की बातें निकल के आ रही है, वो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मैटर है। लेकिन जो व्याख्यान हो रहा है आज, जो संजय जी नेता अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अंदर अंदर उनके है कुछ की वही उनकी तकलीफ हुई है नेताओं को। आगे आने वाले दिनों में कैसे कांग्रेस पार्टी उसको संभाल पाती है, ये देखना। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष जी सुन रहे होंगे आप दोनों प्रवक्ताओं को। ये बताइएगा, ये जो राजनीति की जो बनी परिस्थितियां देख रहे हैं, अलग अलग भाव देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप व्याख्या जिस रूप में भी कीजिए, लेकिन नैराश्य का भाव है, हताशा का भाव है जो भी निकल कर आ रहा है कि कर्ण का वध हो गया और कब तक द्वंद्व टाला जाए, कब तक युद्ध टाला जाए, कब तक द्वंद्व पाला जाए, ये जो विषय निकल कर आ रहे हैं, निश्चित रूप से नैराश्य के भाव हैं ये सब। अब जब इससे कांग्रेस को दो चार होना पड़ेगा, हालांकि ये भी कहा जा रहा है, मैं कांग्रेस के बहुत से नेताओं से बात कर रहा था, जो बड़े नेता हैं, कह रहे थे कि होता है ये, ठीक है, सतह पर ये सारी चीज़ें आ गई, संभाल लिया जाएगा।
लेकिन ये स्थिति अगर है तो मानिएगा मनीष जी कि वो मानस में तो बनी रहेंगी, वो उस भाव से तो आदमी तब नहीं आ पाता अगर मन में ऐसा कुछ बैठा हुआ है। एक बात क्या है, कांग्रेस को नुकसान करने वाली है। दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा जो शादिक जी ने कहा और जिसका जवाब मैंने लिया वासु जी से, कि क्या दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का ही उम्मीदवार देना भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी विवशता थी? मनीष जी। देखिए सबसे पहली चीज तो ये आपने कहा जो नैराश्य का भाव है उसको लेकर के आपने बात करी, जो आक्रोश सामान्यतः दिख रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी चयन के बाद में, उसको लेकर के तो देखिए जब भी इस प्रकार की स्थितियां होती है जहां पर एक से अधिक दावेदार होंगे तो निश्चित रूप से ये स्थितियां निर्मित होगी और जिसको भी टिकट मिलेगी उसके अंदर में उत्साह होगा और बाकी के मन में निराशा का भाव होगा, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस निराशा के भाव को उत्साह में बदलना और उनको कांग्रेस के साथ में खड़े करना और कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतारना, मुझे लगता है इसके लिए कांग्रेस पार्टी और जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दिया है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जाएं और उनसे बातचीत करें, उनकी नाराजगी को दूर करें और उनको कांग्रेस को जिताने के लिए मैदान में लेकर के आए। देखिए अंततोगत्वा है तो वो कांग्रेस पार्टी के ही, कांग्रेस परिवार के ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तात्कालिक तौर पर टिकट ना मिलने की एक दो दिन की नाराजगी निश्चित रूप से हो सकती है और उससे इनकार भी नहीं किया जाता, ये सबके साथ होता है। आदमी जब किसी चीज को पाने के लिए खून पसीना एक करता है तो निश्चित रूप से उसके नहीं मिलने का गम भी उतना ही होता है। तो जिन लोगों ने टिकट पाने के लिए अपना समय दिया, अपना सब कुछ लगाया, लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को यदि टिकट नहीं मिलती है तो ये स्थितियां निर्मित होती हैं। अब दूसरी बात जो कही आपने बृजमोहन अग्रवाल को लेकर के, तो देखिए पूरा संदर्भ जिस प्रकार से महाभारत और रामायण को लेकर के आ रहा था तो उसी में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि महाभारत में यदि हम देखें तो भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई रोल नहीं था, लेकिन पूरी महाभारत का जो सब कुछ हो रहा था वहां, जो कुछ भी उसके नेपथ्य में, उसके बिहाइंड द कर्टन जिसको बोलते हैं, वो भगवान कृष्ण ही थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो जीत मिली थी पांडवों को, उस जीत में बिल्कुल कृष्ण जी की भूमिका तो कमोबेश रायपुर दक्षिण को लेकर के यदि हम बात करेंगे तो ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जो है वो सीधे तौर पे प्रत्याशी के रूप में मैदान में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा चुनावी ताना बाना जो 10 दिन का 15 दिन का चलेगा उस दरमियान ये पूरा चुनाव मुझे लगता है उनके इर्द गिर्द ही रहेगा। आप देखिए जिस बात को कह रहे थे कि सुनील सोनी को टिकट दिलाना और एक जिद की जो बात थी या बृजमोहन अग्रवाल की पसंद की जो बात थी, तो यदि भाजपा की अंदरूनी राजनीति को यदि समझने का प्रयास करें तो वर्तमान परिस्थितियां भाजपा की जो छत्तीसगढ़ में है उसमें बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का टिकट देना मुझे लगता है पार्टी की सोची समझी रणनीति है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जीत और हार, जिस प्रकार से मैं इसके पहले भी 2-3 डिबेटों में बैठा हूँ, यहाँ की जीत और हार वो सीधे तौर पे सरकार की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं डालने वाली है, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा हथियार जरूर इस जीत हार से मिल सकता है। वो चाहे विपक्ष जीते चाहे विपक्ष हारे, दोनों ही परिस्थितियों में विपक्ष के पास में बड़ा हथियार मिल सकता है। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें भी जो स्थितियां हैं वो बदल सकती हैं। तो इस बात को समझते हुए, इसको देखते हुए मैं तो कहता हूं कि ये जो पूरा चुनाव है रायपुर दक्षिण का, बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसमें बड़े लोगों की प्रतिष्ठाएं जुड़ी हुई है, कांग्रेस की अपनी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिन लोगों ने टिकट दिलाया है उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, क्योंकि जो 9 महीने का शासन काल है उस शासन काल के मैंडेट के रूप में भी विपक्ष इसको प्रचारित कर सकता है। तो ये बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, तो इस बात को समझना होगा। इसके साथ साथ स्वयं बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिष्ठा पर लगी हुई है, क्योंकि ये कहा जाता था कि इस प्रतिष्ठा, इस जो सीट है, इस सीट को बृजमोहन अग्रवाल जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। इस बात को लगातार कांग्रेस कह रही है। तो ये जो चुनाव है बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है सभी के लिए, भाजपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, मुख्यमंत्री के लिए भी, सरकार के लिए भी और इसके साथ साथ विपक्ष के लिए भी। ठीक है जी। शादिक जी एक बात बताइएगा, ये ठीक है सर, आपने व्याख्या कर दिया, आपने जिस तरीके से बताया पूरी 4 लाइन की आपने व्याख्या की, अच्छी व्याख्या थी।
एक बात और बता दीजिएगा थोड़ी सी कि ये जो बार बार पूछा जा रहा है, बृजमोहन अग्रवाल भी ये पूछ रहे थे कि उम्मीदवार किसके हैं, काका के उम्मीदवार हैं, बाबा के उम्मीदवार हैं, भैया के उम्मीदवार हैं, किसके उम्मीदवार हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और एक बड़ा विषय, मतलब मूल विषय है, क्योंकि चुनाव से जुड़ा ये विषय है, जो नाराज हैं उन्हें कैसे संभालेंगे। क्योंकि ठीक है, आप नहीं मानिए ये एक अलग बात है, लेकिन पता है आपको, आप सार्वजनिक ना कहिए, ठीक है, पता है आपको कैसे संभालेंगे उन्हें, कैसे मनाएंगे। क्योंकि जैसा मनीष जी भी कह रहे हैं, बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है आपके लिए भी। मैं तो प्रतिष्ठा से ज़्यादा अवसर मैं कहता हूँ, बड़ा अवसर आपके लिए जब बृजमोहन अग्रवाल प्रत्यक्ष मैदान में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि बृजमोहन चुनाव जीतते हैं या भारतीय जनता चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी, ये भी कमोवेश थोड़ा कुछ उजागर होगा, स्पष्ट होगा। तो ये जो प्रतिष्ठा है, ये आपके लिए जो अवसर है, कैसे ये जो परिस्थितियां बदली हैं उन्हें अवसर में बदलेंगे आप? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी एक निश्चित ही कद्दावर नेता दक्षिण के शुरू से रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन किया है, बृजमोहन अग्रवाल जी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये कैंडिडेट जो है सुनील सोनी जी। अभी तो शादी जी आप कह रहे थे कि मजबूरी में टिकट दी गई, तो मजबूरी में अगर मजबूरी में टिकट दी गई है, मतलब चली तो बृजमोहन अग्रवाल की है ना, तो कहाँ किनारे किया गया? मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैंने अभी कहा अब कैसे चराग क्या चरागा जब सारा वजूद जल रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं संजय जी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल जी को साइडलाइन किया। 2001 से लेकर के अभी तक देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किस तरीके से आगजनी हुई, किस तरीके से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनना था, नहीं बने, किस तरीके, बहुत सारी जगहों पे और बहुत ही शानदार तरीके से उनको जो साइडलाइन शुरू से करते चले आ रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको आप देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। रही बात ये भूपेश भैया के कैंडिडेट हैं या मोहन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं हमारे आकाश शर्मा जी। ये कोई बृजमोहन अग्रवाल के जिद के आगे चलने वाले सुनील सोनी जैसे उनके कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सुनील सोनी जी के बारे में सर्वविदित है कि वो जब सांसद थे 80% सांसद निधि के राशि को वो खर्च नहीं कर पाए थे, किस तरीके से वो निष्क्रिय थे। इस बात को उनके पार्टी फोरम में भी लाया गया था। किस तरीके से वो नगर निगम रायपुर के जब महापौर थे, उनकी निष्क्रियता साफ साफ झलकती थी। वो तो एक जिद और अपना चला लिए बृजमोहन अग्रवाल जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे तरीके से जानती है कि यहां पर जीत करेंगे। तो अभी हमारे वासु भाई ने विभीषण की बात कही, तो उन विभीषण से उनको सामना करना पड़ सकता है करके। तो मैं उसी बात पे आ रहा था। अब आप रही बात आपके जो प्रश्न है उनका मैं एक बार थोड़ा सा जवाब देने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये हमारे वासु जी ही बोल दिए। आज इनके स्टेटमेंट में ही पता चल गया कि ये मोहन मरकाम जी के कैंडिडेट है, भूपेश जी के कैंडिडेट है। 5-6 नामों को उन्होंने गिनाया। तो यहां पर वो खुद जानते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी कि भाई सुनील सोनी मेरा व्यक्तिगत कैंडिडेट है, लेकिन ये इनका पता नहीं है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब एक लाइन उनके एक आज का जो पोस्ट है वो कर्ण वाली बात पे भी आ जाते हैं, जो वासु जी ने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, वासु जी की अपनी एक धर्म संकट है, उनकी शंका भी है, उनकी आशंका भी है। वो जिस विभीषण की बात कर रहे थे उनको पता है वो विभीषण कौन हो सकता है। रही बात उनकी आशंका, अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं, 12 उपचुनाव हुए हैं, 8 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हुए हैं, और उसमें 2 उपचुनाव तो जिसमें वैशाली नगर और कोटा के हैं, उसमें तो ये सत्ता शासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार था, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव जीता है। तो ये इनकी आशंका है, ये इनकी शंका है। रही बात विभीषण का, तो इनको पता है भारतीय जनता पार्टी को कि विभीषण की भूमिका वहां पर कौन अदा करने वाला। वासु जी, कौन विभीषण? ये कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं सादिक जी, आपको पता है? बताइए सर हमको भी। संजय जी, विभीषण तो कांग्रेस पार्टी में गिनाएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। वो चुनाव के जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये खुद बताएंगे कि कौन विभीषण है। इनकी पार्टी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की फिर से बैठक होगी, और फिर से इसमें यही निकल के आएगा कि आपसी गुटबाजी के चक्कर में हम चुनाव हार गए। ये किसी के ऊपर जवाबदारी लेने वाली पार्टी नहीं है, ये किसी के ऊपर थोपने वाली पार्टी नहीं है। जहां तक सादिक भाई कह रहे हैं, और शुरू से बड़े कह रहे हैं हमारी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो मेरा सादिक भाई से सीधा प्रश्न है, पिछले चुनाव में माननीय महंत जी को आपने टिकट दिया, आपके नियम के अनुसार, जहां तक मैं समझता हूं, आपके नियम के अनुसार यह था जो ब्लॉक में आवेदन करेगा उसको पार्टी टिकट देगी।
तो महन जी ने तो उधर दूसरे विधानसभा से आवेदन किया था, आपने रायपुर दक्षिण से क्यों टिकट दे दिया भैया उनको? अगर इतनी लोकतांत्रिक पार्टी आपकी थी तो क्यों महन जी को दक्षिण विधानसभा पिछली बार लड़ा दिया आपने? तो जनता सब समझती है ये लोकतांत्रिक होने का ढोंग करना और वाकई में लोकतंत्र को अपनाना ये दो अलग अलग बात है। ये देश की जनता जानती है, तो छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है संजय जी। और दूसरी बात, जहां तक ये चुनाव 2.2 सम लड़ जा रहा है, एक है युवा अनुभवी चेहरा, एक युवा है, निश्चित तौर पे आकाश जी युवा चेहरे हैं, लेकिन मैंने फिर से वही कह रहा हूं संजय जी, जनता है, जनता के बीच में काम करने वाली व्यक्ति को पसंद करती है। निश्चित रूप से संगठन के नेता है, पूरा छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस के नेता है, उसको युवा जानते होंगे, लेकिन दक्षिण विधानसभा में उन्होंने क्या किया, दक्षिण विधानसभा के लिए कितना उन्होंने काम किया, ये जनता पूछ रही है। और वानी सुनील सोनी जी लगातार 2 बार मेयर रहे हैं। नहीं वासु जी, अवसर मिलेगा तब करेंगे ना, क्योंकि अवसर मिलेगा तब करेंगे ना, वो अभी तो वो संगठन की राजनीति में। निश्चित जी निश्चित रूप संजय जी, मैं यही कह रहा हूं कि जनता ये देखती है कि काम करने वाला व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी में तो कांग्रेस पार्टी लगातार कैंडिडेट इसलिए बदलती है कि जानती है कि हार होना ही है, किसको दे टिकट ये सोचते हैं कि यहाँ दक्षिण विधानसभा में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी ये कह चुके हैं कि हो सकता है कि मेरे से ज्यादा लीड से माननीय सुनील सोनी जी चुनाव जीते, वो खुद कह रहे हैं इस बात को। तो आप समझ जाइए कि कितने चुनाव मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा के अंदर है, और आने वाले समय में देखिएगा। एक सवाल और है संजय जी, ये किस मुद्दे के तहत दक्षिण विधानसभा का चुनाव लड़े? ये पिछले 5 साल में कांग्रेस की पार्टी ने रायपुर में इनका मेयर भी है, रायपुर में इनकी सत्ता भी चली, इनकी सरकार भी थी पिछले 5 साल में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने इसका भूमि पूजन किया हो और उसी का लोकार्पण किया हो रायपुर शहर के लिए, एक भी काम अगर ये बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है मनीष जी, कंक्लूड करिएगा, चूंकि समय की बाध्यता है। मनीष जी बताइएगा, ये बार मैं कल भी इस पर चर्चा कर रहा था, जब नाम सामने आया था, स्पष्ट हुआ था, एक युवा जोश से भरा हुआ एक नेता है जिसे मैदान में कांग्रेस ने उतारा है, एक अनुभवी नेता है, काफ़ी अनुभव है, छात्र राजनीति से आते हैं, पार्षद बनते हैं, सभापति बनते हैं, उसके बाद वो महापौर बनते हैं लंबे कार्यकाल तक, उसके बाद वो सांसद बनते हैं, बीच में संगठन की जिम्मेदारी निभाते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बनते हैं, दूसरी ओर NSY प्रदेश अध्यक्ष, NSY की राजनीति से निकलते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, AICC में NSY के राष्ट्रीय सचिव बनते हैं। इस प्रकार की राजनीति उनकी यात्रा है। दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं, दोनों की जो आमने सामने रखते हैं, बीच में आप लिखते हैं वर्सेस, क्या पाते हैं इस चुनाव में? देखिए, दोनों ही चीजों पर आपने जो डिटेल में बताया दोनों के बारे में, देखिए यदि हम बात करें सुनील सोनी की, तो वो भी छात्र राजनीति से आए हुए हैं, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर के वो अध्यक्ष रहे हैं, और कमोबेश आकाश भी जो है वो भी छात्र राजनीति से आए हुए हैं। तो दोनों छात्र राजनीति से आए हुए हैं। देखिए, एक को अवसर मिला, उसने काम किया और पदों पर रहते रहे लगातार। अब दूसरा आकाश की यदि हम बात करें तो उसको सांगठनिक रूप से काम करने का अनुभव है। अभी इस प्रकार के कार्यों का अनुभव निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन युवा है, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट से सब कुछ सीख करके नहीं आता है। समय मिलता है, अवसर मिलता है तो आदमी परिपक्व होते जाता है और काम करते जाता है। युवा जोश है, निश्चित रूप से इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। फ्रेश चेहरा है, नए लोग हैं। इसके साथ में एक चीज ये देखिए, दोनों को यदि कंपैरिजन हम करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों अच्छे प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किसका साथ देती है। बृजमोहन अग्रवाल जी के शैडो के रूप में, बृजमोहन अग्रवाल जी की परछाई के रूप में एक तरीके से देखें तो सुनील सोनी जी मैदान में है, और वहीं कांग्रेस से ये युवा चेहरा मैदान में है, तो जनता किसको चुनती है। बृजमोहन का एक बड़ा लंबा कार्यकाल है, लगभग 35 वर्षों का उनका कार्यकाल है इस क्षेत्र का, और ये जो आकाश है उनके पीछे में पूरी पार्टी है। लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस कितना उनका साथ देती है, क्योंकि देखिए ये बात शाश्वत सत्य है कि कांग्रेस को यदि जीतना है तो मुझे लगता है यहाँ पर पूरी ताकत से लड़ना होगा, और उसके साथ साथ जो नाराज हुए हैं उनको मनाकर भी आपको मैदान में लाना होगा, क्योंकि वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण लोग हैं जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और इसके साथ यदि कांग्रेस पूरी ताकत से यहाँ पर लड़ती है तो मुझे लगता है निश्चित रूप से परिणामों को प्रभावित करने में कामयाब होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि यदि आकाश शर्मा जो लीड थी बृजमोहन अग्रवाल की लगभग 67-68 हजार की, उसको कम कर देते हैं तो भी मुझे लगता है कि वो एक बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, जो सबसे कम लीड थी अब तक, जो सब कम से कम जो वोट, मतलब अभी तक जो न्यूनतम वोटों से हारे हुए प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ, वो कन्हैया अग्रवाल हैं। 17,496 वोटों से वो उनकी हार हुई थी, सबसे कम। वो इसीलिए उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए। ठीक है, चूंकि समय की बाध्यता है, विषय तो बड़ा है,
लेकिन इस विषय पर फिर बाद में भी चर्चा कर लेंगे आप सभी खास मेहमानों के साथ। चूंकि समय की बाध्यता है, दोहराता हूं मैं, तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। वासु जी बहुत बहुत धन्यवाद, सादिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष बोरा जी आप शामिल हुए, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो अभी स्थिति बनी हुई है दक्षिण में, जो उम्मीदवार स्पष्ट हैं, पार्टियों की रणनीति स्पष्ट है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच जिन विरोधों से, जिन विरोध के स्वरों से, ठीक है मध्यम स्वर ही हैं, बहुत तीखे स्वर नहीं है, लेकिन वो स्वर तो स्वर हैं जो सतह पर हैं, उनसे कांग्रेस को दो चार होना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। अब इनसे कैसे निपटती है कांग्रेस, ये कांग्रेस की अपनी रणनीति होगी। लेकिन अब जब मुकाबला स्पष्ट है, तब युवा जोश और एक अनुभवी नेता, इनके बीच टक्कर कैसी होती है और मुकाबले में जनता जनार्दन कैसा आदेश देती है, ये तो हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 23 नवंबर का दिन है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था, लगातार यहाँ डेवलपमेंट्स होंगे उपचुनाव को लेकर, पार्टियों के बीच और भी अलग अलग विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, जिस पर हम लगातार आपके साथ चर्चा करेंगे, आप सभी मेहमानों के साथ। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।